तो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स और टॉक्सिक सब्सटेंस जो किसके कारण बना है? तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण बना है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर द केमिकल रिएक्शंस which occurs in the protoplasm of the cell to produce energy or to use or consume energy is called metabolic activities। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एक में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, दूसरे में एनर्जी का डिस्ट्रक्शन होता है। तो उसके कारण से क्या बनता है? तो उसके कारण से हमारा बनता है, ये क्या बनता है? वेस्ट प्रोडक्ट। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक होता है। तो इनके टॉक्सिसिटी से बचने के लिए और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसका डिफाइन देख लेते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज to maintain the composition of body fluids and tissue। को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। अब हम लोग देखते हैं तो जो मेजर कंपोनेंट में आते हैं तो एक है कार्बोहाइड्रेट, फिर है हमारा फैट। तो कार्बोहाइड्रेट तो ये एनर्जी गिविंग फूड है और ये फैट जो होते हैं स्टोर्ड एनर्जी में आते हैं। एक है हमारा प्रोटीन जो बॉडी बिल्डिंग है। इनका क्या होता है? तो इनका पूरी तरह से इसको हमारा बॉडी स्टोर नहीं कर सकता है, इसलिए एक्सेस प्रोटीन बाहर आ जाते हैं। और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट। और इस नाइट्रोजनस वेस्ट में जो मेनली होते हैं वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। इनके अलावा क्या है? तो इनके अलावा है एमिनो एसिड्स, जेनेथिन, गुआनिन, एलिनेशन, क्रिटिनिन, क्रिटीन, ये सब इसमें है। इनके अलावा जो मेनली होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा और क्या होते हैं? तो नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या आ जाते हैं? तो ये आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड, इसके बाद आ जाता है लैक्टिक एसिड जिसके कारण मसल्स क्रैम्प होते हैं। ये हम लोग रेस्पिरेशन में देखे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा मसल्स में, तो क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड, जिसके कारण से मसल्स क्रैम्प होते हैं। इनके अलावा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये सब प्रोड्यूस होते हैं। इनके अलावा बाइल पिगमेंट भी है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस वाटर, ये सब आते हैं जिनका रिमूवल होता है हमारे बॉडी से या जिनका एलिमिनेशन होता है हमारे बॉडी से इस प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो कैसे होते हैं? तो वो टॉक्सिक होते हैं। और टॉक्सिक होने के साथ सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन होगा? तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, उससे कम यूरिया है और सबसे कम यूरिक एसिड है। तो ये जो होता है रेडली डिजॉल्वेबल होता है, डिजॉल्व होता है वाटर में। तो इसको ज़्यादा अमाउंट चाहिए वाटर डिजॉल्व होने के लिए, इसको थोड़ा कम, इसको सबसे कम। ठीक है, ये जो है हमारा डेजर्ट वाले रीजन में, मराइन रीजन में, जहाँ पे वाटर का कंजर्वेशन करना रहता है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। टेरेस्ट्रियल जो ह्यूमन है वो लगभग यूरिया, आगे हम लोग देखेंगे। अमोनिया जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया गया है। तो पहला है अमोनोटेलिज्म, यानी वो जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ज़्यादा क्या होता है? तो वो अमोनिया होता है। वो क्या होगा? वो अमोनिया होगा। तो अमोनिया जब प्रोड्यूस करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट
तो उनको बोलते हैं अमोनिया, और ये प्रोसेस कहलाता है अमोनोटेलिज्म। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अमोनोटेलिज्म। ये ज़्यादातर कौन होंगे? तो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे। एक्वेटिक एनिमल्स अमोनोटेलिक होते हैं। और अमोनिया क्या होता है? रीडली सॉल्युबल होता है, यानी कम सॉल्युबल होता है। इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पारामीशियम, लीच, अर्थवॉर्म, टैडपोल, बॉनीफिश, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। सैलेमेंडर्स। उसके बाद एक जो है वो है यूरोटेलिज्म। यूरोटेलिज्म क्या है? प्रोसेस है। और जो यूरोटेलिज्म करेंगे उनको क्या बोलेंगे? यूरोटेलिक। ठीक है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिनका नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में होता है? यूरिया के फॉर्म में। 3 फॉर्म होगा, नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड। तो जिनका यूरिया के फॉर्म में होगा उनको हम क्या बोलेंगे? यूरोटेलिज्म। ठीक है, और जो यूरिया करेंगे यानी यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूरोटेलिक। यूरोटेलिक। इसमें एस्केरिस, अर्थवॉर्म, ये अर्थवॉर्म जो होते हैं ये दोनों होता है, अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक, ये दोनों होता है, अमोनोटेलिक और यूरोटेलिक। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक होता है। यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक है। ठीक है, कितना कम टॉक्सिक है? तो ये 1,00,000 गुना टॉक्सिक कम है अमोनिया से। ठीक है, और इसको 100 गुना तक ये जमा हो सकता है बॉडी में। इन किसमें होते हैं? तो कैमल्स, शार्क्स, कंगारू, ये किसमें दिखेंगे? यानी स्टोर होते हैं कैमल, शार्क्स, कंगारू रैट, ये लोग क्या करते हैं? तो ये अडेप्टेशन ही करते हैं अपने इसको बचाने के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग इसको। अब वाटर के कंजर्वेशन में ये यूज करते हैं। कुछ फ्रॉग हैं जो क्या है? तो एम्फीबियन जो फ्रॉग जो हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं टैडपोल स्टेज में। यहाँ देखो, जो टैडपोल होता है तो अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि वो वाटर के अंदर होते हैं। टैडपोल में ये क्या रहेंगे? ये अमीनोटेलिक रहेंगे। लेकिन जैसे ही फ्रॉग होता है तो ये यूरोटेलिक होते हैं क्योंकि ये अर्थ पे ज़्यादा पे रहते हैं। अर्थवॉर्म भी जब सफिशिएंट वाटर होगा, जब अर्थवॉर्म जब सफिशिएंट वाटर होगा तो अमीनोटेलिक होंगे, जब कम वाटर होगा तो यूरोटेलिक हो जाते हैं। इस तरह से एलेनीन साइकिल, इसमें क्या होता है? तो ये साइकिल जो है अमोनिया को कैरी करता है मसल से लिवर के पास, जहाँ पे ये किसमें चेंज होता है? यूरिया में, क्योंकि लेस टॉक्सिक है। फिर बाद में इसको एब्जॉर्ब करके किडनी के द्वारा ब्लड से बाहर कर दिया जाता है। यूरोकोटेलिज्म में क्या देखेंगे? तो ये वो होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड में करते हैं। यूरिक एसिड में इस एक्सक्रीशन को बोलते हैं यूरोकोटेलिज्म, और ये जो करते हैं उनको यूरोकोटेलिक बोलते हैं। तो यूरिकोटेलिक, फिर यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं जो नॉन टॉक्सिक होते हैं और ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ज़्यादातर इंसेक्ट, लैंड स्नेल, लैंड रेप्टाइल्स, लिजार्ड, स्नेक, सी बर्ड, गुआनो, इनके द्वारा ये किया जाता है। अमीनोटेलिज्म और गुआनोटेलिज्म, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में क्या होते हैं? वो डायरेक्टली एमिनो एसिड्स को ही सिक्रीट्स करते हैं। यानी जब जिन ऑर्गेनिज्म का नाइट्रोजनस वेस्ट अमीनो एसिड्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीनोटेलिक, और जो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में अमीनो एसिड एक्सक्रीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीनोटेलिज्म। ठीक है, उसी तरह से स्पाइडर जो होता है वो डायरेक्ट गुआनीन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट N2B नाइट्रोजनस बेस्ड डीएनए का एडनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, ये गुआनिन इसी फॉर्म में क्या आता है, इसलिए इसको बोलते हैं गुआनोटेलिज्म।
अब बेसिकली ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, द ऑर्गन विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में सबसे पहला आता है हमारा लंग्स। तो लंग्स क्या करता है, तो लंग्स जो है, लंग्स हेल्प करता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसमें हेल्प करता है, जो हम एक्सहेल करते हैं उस एक्सहेलेशन में लगभग 18 लीटर ऑफ CO2, 18 लीटर ऑफ CO2 जो होता है वो एक्सहेल करते हैं इन अ नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में पर आवर, 1 घंटे में, और लगभग 16.6 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 16.6 मिलीलीटर ऑफ वाटर को हम एक्सहेल करते हैं। इसके बाद है हमारा स्किन। स्किन जो है वो रिमूवल करता है स्वेट का, स्वेट और हीट को रिमूव करने में मदद करता है। ये कुछ लोअर एक्वाटिक एनिमल्स में, किसमें, लोअर एक्वाटिक एनिमल में, लोअर एक्वाटिक एनिमल्स में क्या करता है, तो ये रिमूव करता है अमोनिया को, सीधा स्किन से ही बाहर आ जाता है अमोनिया, CO2 और भी अदर वेस्ट्स को डिफ्यूज़न के प्रोसेस से सराउंडिंग में डिफ्यूज़ कर देता है। जैसे हमारा कौन हो गया, स्पंज हो गया, अमीबा हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब होते हैं, ठीक है। तो बाकी में जैसे हम लोग में ये क्या करता है, तो ये हम लोग में स्वेट और हीट को रिमूव करता है। कुछ जब एक्सेस स्वेटिंग होता है तो मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, क्यों, तो यहाँ पे सोडियम आयन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, जिसके कारण से क्या आ सकता है, मसल्स क्रैम्प। नेक्स्ट है हमारा लीवर। लीवर किस में हेल्प करता है, तो बाइल साल्ट्स के रिमूवल में। तो ये बाइल साल्ट्स क्या है, तो ये बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बाइल जूस में, बाइल जूस में। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो हीमोग्लोबिन यानी RBC का हम लोग जानते हैं, RBC का लीवर क्या करता है, तो लीवर जो होता है RBC जो डेथ होता है कहाँ, स्प्लीन में, वहाँ से हीमोग्लोबिन पहुँचता है लीवर में, वहाँ से हीमोग्लोबिन पहुँचता है लीवर में, और लीवर को यहाँ पे तोड़ा जाता है, डिकम्पोज किया जाता है 3 पिगमेंट में। एक पिगमेंट होता है बिलीरुबिन, एक पिगमेंट है बिलीरुबिन, एक पिगमेंट है बिलीबर्डिन, और एक पिगमेंट है हमारा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का जो एक्सक्रीशन होता है वो हमारे किडनी के द्वारा हो जाता है, जो किडनी करता है। और ये जो बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन है, इन दोनों का सिक्रीशन यानी इनका एक्सक्रीशन बाइल जूस के फॉर्म में होता है, जो डेरिवेटिव होते हैं। लेकिन अगर जब बाइल जूस का सिक्रीशन जो लीवर करता है, अगर ये नहीं होता है तो ये एक्यूमुलेट होता है, और एक्यूमुलेट होने के कारण हमें एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस। एक बीमारी होती है जॉन्डिस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ दिस। और यहाँ पे पूरा जो पोर्शन होता है वो यानी बिलीरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है, बिलीरुबिन का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो कलर होता है वो येलो होना शुरू हो जाता है। तो किसका म्यूकोसा, स्किन, स्केलेरा, आई का, ये जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, तो येलो इन कलर। किसके कारण, तो बिलीरुबिन का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज कर जाता है हमारे ब्लड में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किडनी, हम लोग का जो मेन ऑर्गन वो कौन है, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ यूरिया ह्यूमन में। हम लोग इसको देखेंगे।
तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है जो कहलाता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम द सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन which helps in elimination of waste product. हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर, when यानी जब दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर आपस में मिलकर काम करते हैं और जिसमें एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के अफेक्ट होने से अफेक्टेड होता है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, किडनी है, यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये किडनीज भी क्या होता है, पेयर में होता है, यानी दो किडनीज होते हैं। ठीक है, किडनी अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। कैसा कलर होता है, ये डार्क रेड कलर होता है और ये बीन शेप का होता है। ये कैसा शेप होता है, यहाँ पे इसका बीन शेप होता है, दाने का, ऐसा ये बीन शेप। इसके अंदर एक यहाँ पे एक पोर्शन होता है, ये बोल सकते हैं होल टाइप का, जिसके साथ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, यूरेटर सब इसके अंदर इंटर करते हैं। वो क्या कहलाता है, हीलियम। इसका जो प्लूरल है ये कहलाता है हीलस। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो क्या हो सकता है, यानी कितना लंबा हो सकता है, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर थिक। इसका जो वेट होता है 150 ग्राम मेल में और 135 ग्राम फीमेल में। जो लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं किडनी को। ये क्या होता है, तो हमारे कमर के पिछले हिस्से में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस तरह से एक अरेंजमेंट होता है जो शॉक एब्जॉर्बिंग का अरेंजमेंट होता है, इस तरह से यहाँ पे। तो ये जो किडनी होते हैं ये कवर्ड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। किससे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेनल कैप्सूल। इसको क्या बोला जाता है, रेनल कैप्सूल। और ये जो रेनल कैप्सूल्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं किससे, किडनी को इंजुरी और इन्फेक्शन से। इनका ये जो किडनी होता है ये हमारा 12th थॉरिक टू 3rd ल्यूम्बर वर्टेब्रेट के पास होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो ये एडिपोज कैप्सूल्स कहलाते हैं, यहाँ पे एडिपोज कैप्सूल्स। और एक रेनल फैसिया जो फाइब्रस कवरिंग होता है, सबको मिला के हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, तो ये रेनल कैप्सूल। जैसे कैप्सूल के अंदर कैसे भरा रहता है क्या, दवाई, उसको खोलते हैं, तो उसी तरह से इस कवरिंग के अंदर क्या है, तो हमारा किडनी प्रेजेंट है, जो इसको क्या करेगा, तो इसको बचाएगा किससे, इंजुरी और इन्फेक्शन से। तो किडनी को जब हम लोग क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसका 3 पार्ट होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला, रेनल पेल्विस। कौन कौन सा है, कॉर्टेक्स, मेडुला और रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस जो है ये कॉन्केव मीडियल साइड के पास होता है, किसके लिए, तो फॉर द पैसेज ऑफ ब्लड। तो सबसे जो आउटर पोर्शन होगा वो कॉर्टेक्स, मिड पोर्शन मेडुला और सबसे इनर पोर्शन पेल्विस, रेनल पेल्विस। तो कॉर्टेक्स जो है सबसे बाहर वाला रीजन होता है, जो डार्क रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, डार्क रीजन। और जो अंदर वाला रीजन है, बीच वाला, उसको मेडुला बोलते हैं। और सबसे अंदर वाला पोर्शन होता है वो रेनल पेल्विस है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है इसका, वो है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही हेल्प करता है, यानी इसमें जो मेन फंक्शन है, यानी फिल्ट्रेशन का जो काम है, रीअब्जॉर्प्शन का काम है, वो कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। तो अभी हम लोग नेफ्रॉन को देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ वर्टिन और रेनल कॉलम्स। इसको क्या बोलते हैं, रेनल कॉलम्स। यूरेटर क्या है, तो ये पाइप ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो हीलस से निकलकर नीचे कहाँ जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ जाता है,
ये यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। कितना पेयर होता है? 2 पेयर होता है, ठीक है। तो यूरेटर जो होता है लीव्स फ्रॉम द रेनल पेल्विस, यानी सबसे इनर पार्ट, ये इस पोर्शन से निकलता है और हीलस रीजन से बाहर आता है। और हर यूरेटर जो होता है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये जो होगा कैसा कलर होता है? ये पतला वाइटिश ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इट कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इनका मेन फंक्शन क्या है? तो इनका बस मेन फंक्शन है कि किडनी से भाई यूरिन को निकाल कर कहाँ पहुँचा देना? तो यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर ये क्या है? तो ये स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस किसके लिए? तो टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन, टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन। ये क्या करता है? यूरिन को टेम्पररी कुछ समय के लिए अपने अंदर स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये पियर शेप्ड का होता है और मस्कुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर है, यानी पूरा मस्कुलर है। और इसका लाइनिंग जो होता है वो ट्रांसिशनल इपिथेलियम से होता है। इसका जो ये स्टोर हाउस है यूरिन का, कैसा यूरिन का स्टोर हाउस है? तो टेम्पररी, ये टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को। तो टेम्पररी स्टोर करता है, तो ये बेसिकली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है और पियर शेप्ड है। इसका जो लाइनिंग होता है, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है ट्रांजिशनल इपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम ये वो इपिथेलियम होते हैं जो स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। यानी इनके प्रेजेंस के कारण क्या होता है? तो इनका वॉल्यूम बढ़ सकता है, यानी इनमें ये स्ट्रेचेबल बन जाते हैं, यानी इनका वॉल्यूम टाइम पे बढ़ सकता है और कुछ और अमाउंट ऑफ यूरिन को स्टोर कर सकता है। तो जो मस्कुलर लेयर है ये डेवलप्ड है, ठीक है। तो ये मस्कुलर लेयर डेवलप्ड होते हैं, यानी डेवलप मस्कुलर लेयर होता है। और ये मस्कुलर लेवल, इनमें कौन सा मसल्स होता है? तो डिट्रूसर। इनमें कौन सा मसल्स होता है? डिट्रूसर मसल्स होता है। यानी ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों होते हैं। एडल्ट में कुछ हद तक ये वॉलेंट्री होते हैं और जो ऑफिस पे मतलब छोटे बच्चे होते हैं ये इनमें इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी वो चाह कर भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ये यूरिन आता है, यूरिनेशन होता है। अब यहाँ पे ज्वाइनिंग जो होता है यूरेथ्रा और ब्लैडर का, यूरेथ्रा और ब्लैडर का जो ज्वाइनिंग है ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये पोर्शन हमारा यूरेथ्रा है, ये पोर्शन हमारा यूरेथ्रा है। इन दोनों का जो लाइनिंग है वो इंटरनल स्फिंक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ ये यूरेथ्रा, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दोनों यूरेटर के इंटर होने से, दो यूरेटर और यूरेथ्रा के इंटर होने से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है और उस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोन। क्या बोलते हैं? ट्राइगोन। Triangular structure which is formed or triangular area formed due to interference of ureters, pair of ureters and urethra, जिसके कारण यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बोलता है और उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट में हमारा है यूरेथ्रा। तो ये क्या है? कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से होकर बाहर आता है, ठीक है। तो ये कैनाल स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड करता है नेक ऑफ द ब्लैडर बाहर की ओर। ये जो लेंथ है वो डिफर करेगा किसमें? मेल में और फीमेल में। तो फीमेल में ये सिर्फ कैरी करता है सेमन को, दोनों को कैरी करता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।